तो हेडिंग है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। परमुटेशन अंडर रिस्ट्रिक्शन। परमुटेशन अंडर रिस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शन गिवन होंगे, उनको यूज़ करके फिर हमको इसको सॉल्व करना है। तो इसमें केस फर्स्ट लिख लेते हैं। केस फर्स्ट क्या है? नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग, number of permutation of n different thing taken r at a time when a particular thing is to be always included in each arrangement is equal to r times n minus 1 p r minus 1। ये हमारा एक फॉर्मूला टाइप का बन जाएगा। अभी हम इसको डिराइव करेंगे कि ये कैसे आया है, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि अगर कभी भी कोई भी एक पर्टिकुलर है जिसको हमेशा हमें लेना है तो r टाइम्स कर देंगे n माइनस 1 पी आर माइनस 1। क्यों कर देंगे वो अभी समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया है। तो लिख लेते हैं प्रूफ। ये उस टाइप का केस है जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा कि भाई प्लेयर का सिलेक्शन करना है, हमारे पास 11 प्लेयर हैं, लेकिन उसमें से एक प्लेयर को तो लेना ज़रूरी है कि वो तो आएगा ही आएगा। जैसे अगर मैच हो रहा है तो उसमें विराट कोहली को हमें लेना ही लेना है, तो फिर उसको तो लेना ही, वो हमारी मजबूरी हो गई कि उसको तो हमें लेना ही लेना है। तो इसका मतलब हमारे पास जो 11 प्लेयर थे, अब उसमें से तो सिलेक्शन होगा नहीं, उसने कहा 11 में से 9 लोगों को लेना है। ऐसे सब सपोज करो, ऐसे समझो, फिर मैं भी लिख दूंगा सारी चीज़ें। हमारे पास 11 प्लेयर थे और उसमें से 9 प्लेयर को सेलेक्ट करना है, और उसने ये बोला है कि एक जो प्लेयर है जो विराट कोहली है, इसका तो सिलेक्शन होना ही होना है, मतलब इसको तो लेना ही लेना है। ये हर एक अरेंजमेंट में होना ही चाहिए, जितनी भी बार अरेंजमेंट करो उसमें इसका तो होना ज़रूरी है। तो अब ये जब हमें लेना ही लेना है इसको, तो इसका मतलब हमारे पास अब 11 केस नहीं बचे। अब हमारे पास कितने केस बचे? 10, और उसमें से 9 नहीं बचे लेने के लिए। अब उसमें से कितने बचे? 8। तो इसीलिए यहाँ पर आया है n माइनस 1, और यहाँ पर कर क्या आया है? r माइनस 1। पहले n और r था, लेकिन अब क्या हो गया? n माइनस 1 और r माइनस 1। और लेकिन इसमें r का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हो सकता है कि विराट कोहली पहले यहाँ पर पहली पोजीशन पे खड़ा हो, तो उसके बाद हो सकता है कि ज़रूरी तो हो ना कि यहीं पर हो, क्योंकि उसने कहा है जितने भी अरेंजमेंट है उनमें सब में वो होना चाहिए। तो हो सकता है वो यहाँ पर हो, क्योंकि हमें आर लेने हैं ना, तो हमें 9 प्लेयर तो लेने ही थे, तो 9 बार वो कहीं ना कहीं विराट कोहली होगा हर जगह पे। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो वो हर जगह पे हो सकता है। तो इसका मतलब कितने हमारे पास ये होंगे? तो ये होंगे हमारे पास कितने? 9 पोजीशन। तो इसलिए 9 टाइम्स n माइनस 1 इंटू आर माइनस 1 हो गया है। और इसको अच्छे से लिख लेते हैं कि किस तरीके से हम करेंगे। तो हमने लेट कर लिया, लेट a1 कॉमा a2 कॉमा a3 अप टू an आर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये बहुत सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं n, उसमें से हमारे पास
इनकी पोजीशन हम चेंज करेंगे। जैसे मान लिया हमें A1 को सेलेक्ट करना है, उसने कह दिया भाई A1 जो है इसने पैसे दिए हुए हैं, इसको तो हमेशा लेना ही लेना है, इसका तो सिलेक्शन होना ही होना है क्योंकि इसने हमें पैसे दे दिए हैं, तो ये ऑलवेज सेलेक्ट होगा। ठीक है, ईच अरेंजमेंट में, ऑलवेज इन ईच अरेंजमेंट। तो ये तो इसका तो सिलेक्शन पक्का है कि इसको तो लेना ही लेना है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास जो वेज है, नंबर ऑफ वेज है, वो क्या बचेंगे। अभी तक हमारे पास n थे, लेकिन अब क्या हो गया, इसको तो लेना ही लेना है A1 वाले को, तो अब हमारे पास n-1 बचे हैं टोटल, और r-1 उसमें से हमको कंसीडर करने हैं, उसमें से r-1 को लेना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब A1 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, व्हेन A1 इन फर्स्ट पोजीशन, देन नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे। पहले हमारे पास n थे, उसमें से r लेने थे, लेकिन अब हमारे पास क्या हुआ है, एक हमें A1 तो लेना ही लेना पड़ गया, तो उसका मतलब एक में से कम हो गया, और जो हमें जितने लेने थे r, उसमें से भी एक कम करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक तो लेना ही लेना है। तो n-1 क्या हो जाएगा, n-1 PR-1। उसके बाद जब ये सेकेंड पोजीशन पर होगा, जब ये सेकेंड पोजीशन पे होगा तब भी अरेंजमेंट कुछ ना कुछ तो आएगा, तो उसकी वैल्यू भी n-1 PR-1 हो जाएगी। सिमिलरली जब वो थर्ड पे होगा तब भी यही होगी। तो अगर वो rth पोजीशन पे होगा, क्योंकि उसके आगे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि r ही हमें सेलेक्ट करने थे, तो जब r पे होगा तो क्या हो जाएगा, n-1 PR-1। तो इसका मतलब ये जो rth पे है, 1 पे है, 2 पे है, तो अगर हम इनको टोटल करें, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, सारे जो है n-1 PR-1 को हमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और ये कहाँ तक जा सकते हैं, r टाइम्स। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ r टाइम्स n-1 PR-1 कर लिया। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया इसका, जो कि सीधे सीधे हम अगर एग्जाम्पल लेके भी चलते तो भी हमको आइडिया हो रहा था कि भाई यही होने वाला है। तो ये तब का केस हो गया जब एक आदमी को लेना ही लेना है। अब दूसरा केस क्या होगा, अभी दोनों के एक साथ मैं क्वेश्चन दे दूंगा। दूसरा केस क्या होगा कि जब एक को लेना ही नहीं, भगा देना है, वो कुछ उसका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, उसको बिल्कुल मार के भगा देना है एकदम, जो भी मानना चाहो। ठीक है, तो अब उसको कैसे करेंगे। तो अब हमारे पास जो है वो n डिफरेंट थिंग थी, और उसमें से r को सेलेक्ट करना था, लेकिन एक आदमी को थप्पड़ मार के निकाल देना है। तो अब हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो कितने हो गए, मतलब हमारे पास जो टोटल n थे, अब n तो बचे नहीं, एक को भगाना है, तो अब n-1 हो गए। तो n-1, जैसे एक एग्जांपल ले लो कि 11 थे, उसमें से 9 को लेना था, लेकिन एक आदमी पागल था, उसको निकालना था, तो 11 में से एक को भगा दिया, तो बचे 10। अब 10 में से हमको क्या लेना पड़ेगा, 9 लोगों को लेना पड़ेगा अरेंजमेंट के लिए। तो वही है दूसरा केस, जब एक हमें चाहिए ही नहीं कि वो दिखाई दे हमारी आंखों के सामने, दिखना ही नहीं चाहिए। तो केस सेकंड लिख लेते हैं, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ, ये केस सेकंड है, number of permutation of and different thing taken are at a time in which a particular thing is never taken in each arrangement.
क्या हो जाएगा इसमें, इक्वल टू n-1 PR। अब इसको तो करने की ज़रूरत नहीं ना, ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई n थे, उसमें से हमें n थे, उसमें से एक को हटाना ही हटाना है। तो अब हमारे पास n नहीं बचे, हमारे पास पहले n में से r को परम्यूट करना था, लेकिन अब हमारे पास एक को हटाने के बाद जो अब हमारा बचा है वो बचे n-1, और उसमें से r लोगों को हमें परम्यूट कराना था, तो इसलिए n-1 PR हो गया। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन लिख लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 1 है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 6 different thing, the number of permutation of 6 different thing taken 4 at a time when a particular thing is to always included in each arrangement। तो सीधी सी बात है कि 6 थे और उसमें से 4 को हमें लेना था, लेकिन एक तो चाहिए ही चाहिए। तो अब हमारे पास क्या बचे, 5 में से 4, अरे 240 5 इंटू 4 इंटू 5p3 ना। ये सर नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ये पहला वाला केस बन जाएगा कि हमारे पास 4 पोजीशन थी तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक कम हो गया तो 5p4 हो गया, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 240 आ रही है। हाँ बिल्कुल। सर 5p3 कितनी, सर 5p3 होगा। ओहो 5p3, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि अब हमारे पास जो है वो, अच्छा ये 4 में से इधर कम कर दिया, इधर कम ही नहीं किया, ओके। तो ये हो गया 6 में 4 थे, अब 5 में से 3 बचे हुए हैं ना भाई, तो ये 3 बचे हुए हैं, तो 5p3 हो गया। तो 4 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल से 2 हो गया, और ये 120 इंटू 240 आंसर आ गया। ओके, सेकंड लिख लेते हैं, ये भी बहुत इजी सा डायरेक्ट रिजल्ट ही है ये भी। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ the number of permutation of 9 different things taken 5 at a time when a particular thing is never taken in each arrangement। तो 9 में से 5 लेने हैं, लेकिन एक को बिल्कुल हटा देना है, तो हमारे पास क्या बचे, कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे अब, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 85। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगे, बचे 8, और उसमें से 5 को ले लेना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 यानी कि 3 फैक्टोरियल, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा ये। सर फिर से एक बार बताओ। यहाँ पर हमारे पास 9 डिफरेंट थिंग है, तो
उसमें से 5 को हमको लेना है, लेकिन एक ऐसा है जिसको किसी भी उसमें लेना ही नहीं है, तो उसको हटा देना है। जो सेकंड वाला केस अभी हमने यहाँ पर किया था कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट ए टाइम व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग इज नेवर टेकन इन ईच अरेंजमेंट। तो एक कम कर दिया था और आर तो वही सेम लिया हुआ था, तो वही यहाँ पर भी किया है कि 9 थे, उसमें से एक कम कर दिया, एक को भगा दिया, तो बचे 8 में से 5 को सेलेक्ट कर लेना है। अगला लिख लेते हैं, एक और इसी में है केस 3 करके लिख लेते हैं इसमें। सर 6720 आंसर है। 6720 ओके, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। यस सर। लिख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग, स्पेसिफाइड ऑर्डर। अगर कोई ऑर्डर हमें दिया होगा कि भाई इसी ऑर्डर में हमको चाहिए, और डिजायर्ड ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर हमें चाहिए उस ऑर्डर में अगर हमें करना हो तो उसके लिए क्या होता है रिजल्ट, वो लिख लेते हैं। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n different thing टेकन हटा देते हैं, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग व्हेन r थिंग आर इन स्पेसिफाइड ऑर्डर। तो इसका भी डायरेक्ट लिख लेते हैं, लेकिन अभी समझ लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। इसका हो जाएगा एन पी एन माइनस आर, और इसी को जब ओपन करोगे तो आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n प्लस आर फैक्टोरियल मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। ये एक रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। और ये कब आएगा, जैसे अभी क्वेश्चन देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा कि स्पेसिफाइड ऑर्डर का क्या मतलब है। कह रहा है कि जब n डिफरेंट थिंग है उसमें r थिंग को स्पेसिफाइड ऑर्डर में रखना है। जैसे मान लिया हमारे पास कुछ प्लेयर हैं, ए से लेके मान लिया ए है, बी है, सी है, डी है, तो उसने बोला है कि सबसे ऊपर जो है वो डी होना चाहिए, उसके बाद बी होना चाहिए, उसके बाद सी होना चाहिए और उसके बाद ए होना चाहिए। तो इसका जो वो होगा अरेंजमेंट होगा वो एक ही तो आने वाला है, सबसे ऊपर डी को ही रहना पड़ेगा, फिर बी होना पड़ेगा, ऐसे ही तो होगा। स्पेसिफाइड ऑर्डर यही होगा। और कोई ऑर्डर इसका चेंज हो सकता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब इसका तो हो गया जब 4 में से हमें चारों का दिया है, लेकिन अगर 4 नहीं दिया, उसने कह दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारे पास 8 दिए हुए हैं और उसमें से 4 को हमें जो है स्पेसिफाइड ऑर्डर में रखना है कि सबसे ऊपर जो है रैंक में डी आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए, फिर ए आना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं कि तुम एक काम करो कि जितने टोटल वाले हैं ना उनको देख लो, टोटल है 8, तो उसको रख दो ऊपर उसका फैक्टोरियल और नीचे उस जो जिनको स्पेसिफाइड ऑर्डर में रखना है उनका फैक्टोरियल। मतलब इनका आंसर हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इसलिए वो ऐसा हुआ कि हमारे पास जो है वो 8 पर्सन तो थे, ये 8 पर्सन हमारे पास थे,
लेकिन उसमें से ए बी सी डी जो 4% थे उनका एक ही ऑर्डर होने वाला है। उनका ऑर्डर जो है वो एक ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर को डी आना पड़ेगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा। तो 8 में से 4 को ले लिया तो हमारे पास जो बचे हैं चॉइस वो 4 की बची हुई है। तो 8 में से अब हमें जो परम्यूट करना है वो 8 में से 4 है, इसलिए इसका आंसर आ गया है 8p4। और 8p4 को जब तुम सॉल्व करोगे तो वो यही आने वाला है 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जब कभी स्पेसिफाइड ऑर्डर दिया होगा तो हम सीधा सा एक अपना लॉजिक ये समझ लेंगे कि भाई अगर 10 लोग दिए हैं और उसमें 5 का ऑर्डर है तो उन 5 को एक किनारे कर दो, और जो बचे वाले 5 है उनको एक किनारे कर दो। तो जो किनारे हो गए उनको तो भगा ही दो कि भाई तुम्हारा ऑर्डर एक है तो तुम्हें तो एक ही अरेंजमेंट मिलेगा। बाकी जो मिलने वाला है वो 10 में से जो 5 हैं उनका मिलेगा। या 10 में से अगर हमारे पास 4 लोगों का करना है या 10 में से 3 लोगों का करना है तो 3 को हटा दो, 10 में से 7 लोगों को परम्यूट करा दो, तो 10c7 हो जाएगा। बात समझ में आ रही बच्चों? यस सर। अब लिखते हैं इसमें एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर देखो इसका जल्दी से जवाब देके क्या आने वाला है। द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग फिफ्टीन स्टूडेंट A1 A2 A3 up to dash dash A15 in a row such that A2 must be seated A2 must be seated after A1 and A3 must be seated after A2 is तो सिर्फ p के टर्म में या फैक्टोरियल के टर्म में ही आंसर देना है, उसको सॉल्व नहीं करना है। सर 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो हमारे पास टोटल है उनको देख लिया और जिनके साथ में दिया गया रिस्ट्रिक्शन उनको अलग कर दिया। तो A1 A2 A3 का रिस्ट्रिक्शन दिया गया है तो A1 A2 और A3 को अलग कर लिया, ये 3 अलग हो गए और जो 12 हैं वो एक साथ हो गए। अब इस 12 में से तो आंसर हमारा क्या आता है, 12 में से 3 को ही करना है तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 में से मतलब सॉरी कितने हैं, 15 है ना। तो 15 में से अब हमारे पास बचे हैं 12, तो 15 में से 12 को करना है। टोटल हमारे पास 15 पर्सन है या 15 स्टूडेंट है और उसमें से 12 को करना है। तो हम इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या लिख सकते हैं, या तो हम सीधे सीधे पी के टर्म में लिखें, नहीं तो उसको भी सॉल्व करके हमने लिख दिया है कि 15p12 बोल सकते हो, या तो सीधे लिखो कि टोटल अपॉन जिनके बारे में रिस्ट्रिक्शन है, जिनके बारे में ऑर्डर दिया गया उनका अपॉन में हो जाता है। टोटल अपॉन जिनका ऑर्डर हमें निश्चित करना है वो अपॉन में आ जाएंगे और टोटल वाले ऊपर आ जाएंगे। तो 15p12 हो सकता है या 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका। The number of ways in which the letter of the word Deepak be arranged without changing the
order of vowel without changing the order of vowel. तो डी पी के ये तो पूरे के पूरे वो हो गए कंसोनेंट्स, और ई ई ए जो है वो वॉवल्स हो गए, और टोटल हमारे पास कितने हैं 6 है, और उनका रिस्ट्रिक्शन किसका है वॉवल्स का। सिक्स फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो 6 सर फैक्टोरियल 120 3 फैक्टोरियल बिल्कुल सही है। 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 से 3 कट हो जाएगा, तो 120 आंसर होगा। ठीक है, तो स्पेसिफाइड ऑर्डर वाले बहुत इजी हो जाएंगे, बस सीधे सीधे हमको क्या करना है वो ले लिया, और उसके बाद जो दूसरे बचे हैं वो ले लिए अपॉन में, सीधे सीधे काम खत्म। अब ज़रा बात करते हैं कि नंबर ऑफ परमुटेशन, अगर हमें कभी अभी तक हमने जितने भी निकाले हैं वो सारे के सारे डिफरेंट होते थे, लेकिन अब हम परमुटेशन निकालेंगे। लिख लेते हैं हेडिंग परमुटेशन with all thing are not different, मतलब सारे के सारे अब डिफरेंट नहीं होंगे, कुछ उनमें से सेम भी होंगे, लाइक वाले भी होंगे, लाइक जिसको बोलते हैं। तो जैसे मान लिया अगर हमारे पास डिफरेंट होते हैं तो हमें सबको पता है कैसे करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं, और फिर उसको जनरलाइज करके फार्मूला बना देंगे। और वो कोई फार्मूला नहीं है, वो अभी हमें समझ में आ जाएगा कि ये तो जनरलाइज ही किया गया है, लेकिन हमें फार्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार हम सारे क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व कर सकते। लेकिन अभी वो बताने की ज़रूरत है कि वो फार्मूला बना कैसे। तो देखो कैसे बना होगा, देखते हैं। पहले हम डिफरेंट की बात करते हैं। अगर हमारे पास 3 डिफरेंट नंबर है ए बी सी, अगर इनका अरेंजमेंट किया जाए तो इनके टोटल अरेंजमेंट कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ परमुटेशन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। नंबर ऑफ परमुटेशन जो है वो 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे ना। अरे भाई इस तरीके से हो जाएंगे ना, 6 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 है तो 3 वेज से हो सकते हैं ये। पहले ए हो जाएगा तो फिर बी सी हो सकता है, फिर ए होगा तो सी बी हो सकता है, फिर बी को ले लो तो ए सी हो सकता है, बी को ले लो तो सी ए हो सकता है, सी को ले लो तो ए बी हो सकता है, और सी को ले लो तो बी ए हो सकता है। यही तो मिलेंगे, और कोई अरेंजमेंट मिलेगा क्या। तो ये हो गए 6। अब जरा इसी में से बात करते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट नहीं होते, सपोज करो 2 सेम होते, ए और बी, ये भी 3 होते लेकिन 2 सेम है, ये दोनों सेम है, और एक ये जो है वो डिफरेंट है। लिखने की वजह से ज़रूरत नहीं, दिख तो रहा ही है कि ए और ए सेम है और बी डिफरेंट है। तो अब इसमें नंबर ऑफ परमुटेशन क्या क्या मिलते, तो पहले हम बना के देखते हैं क्या क्या मिलते हैं। तो क्या क्या मिलते हैं जरा बना के बताओ। एक बन जाता है ए बी बन जाता है, और क्या बनता, जैसे ए को इधर ही रखते हैं तो ये ए बी है तो ये बी ए हो जाता है। और कोई बनता क्या, तीसरा और कोई बनता, बी ए बिल्कुल सही है। और चौथा बस सर 3 ही बनेंगे, 3 ही बनेंगे सर। इसका मतलब इसमें जो है नंबर ऑफ परमुटेशन जो है वो बने हैं, नंबर ऑफ परमुटेशन जो है वो 3 बने हैं। तो इसका जो 3 लिखा हुआ है ना नंबर ऑफ परमुटेशन, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि भाई ये क्या हुआ, नंबर ऑफ परमुटेशन जब निकाला गया तो टोटल तो 3 फैक्टोरियल था ही, जितने रिपीट हुए हैं ना उनके फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया, क्योंकि 3 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट हुए वो 2 थे, तभी तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे 3 आया होगा। 3 बाहर निकाला, 2 से 2 कट किया, तो जितने रिपीट होंगे उतने के फैक्टोरियल से हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि वो सारे सेम बनने वाले हैं। यहाँ पर देख लो ना, यहाँ जो 6 हैं वो सारे डिफरेंट हैं,
लेकिन यहाँ पर अब ये 3 से आगे बढ़ने ही नहीं है, क्योंकि दो सेम है तो वो दोनों एक ही तरह के लगेंगे। ए लिखो, ए बी लिखो, या इस वाले ए को इधर भेज दो और इस वाले ए को इधर भेज दो, तो कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ने वाला। अगर A1 A2 B होते तो अलग अलग हो जाते, डिफरेंट। और एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अगर हमारे पास, तो अब फार्मूला वैसे जनरलाइज यहीं से कर सकते हैं, लेकिन चलो एक और देख लेते हैं। अगर हमारे पास 4 डिफरेंट नंबर है, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं या नंबर्स हैं ABCD, तो इनके कितने बनने वाले हैं? अब इनको बनाएंगे नहीं, सिर्फ ये बताओ इनके कितने बनने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन 24। तो ये बन जाएंगे 24, यानी 4 फैक्टोरियल। अब इनको बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, 24 बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वाले बनाओ कि अगर जो है वो दो सेम होते, 2 ए हो जाते और 2 जो है वो बी हो जाते, मतलब ए और बी इस टाइप से होते, तो इसके कितने परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन पहले बना लेते हैं और फिर उसको फिर जनरलाइज कर लेंगे। Saturday 6 बन जाएंगे, ओके। तो बन रहे हैं सारे, कौन कौन से बने बताओगे? पहला तो यही बनेगा जो ए और बी दिया हुआ है, यहाँ पर बना लेते हैं ए बी। दूसरा क्या बनेगा, जब बी ले लो और ए ले लो। थर्ड क्या बनने वाला है? अगर ए बी ले लिया तो ए बी ले लिया, ये और ABB हाँ, फिर अब ए बी को ए बी बी ए बन जाएगा। अब बी ए को इधर ले आओ तो बी ए बी बन जाएगा, और बी ए भी बन सकता है। और कोई बनेगा क्या? देखो इनके अलावा और कोई बनने वाला है क्या, या इनमें से कोई सेम तो नहीं बन गया है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ परमुटेशन इक्वल टू क्या हो गया, टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जितने रिपीट हुए हैं। टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जितने रिपीट हुए हैं, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यानी कि ये हो गए टोटल 6। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो क्या इसको जनरलाइज कर सकते हैं? अब हम लोग इसको जनरलाइज कर लेते हैं कि जनरलाइज होने के बाद क्या बनेगा फार्मूला। तो लिख लेते हैं इसमें द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n things taken all at a time when p of them are similar to one type, एक टाइप के जो हैं वो P हैं, दूसरे टाइप के हम मान लेंगे Q हैं, और थर्ड टाइप के मान लेंगे R है। वन टाइप कॉमा Q ऑफ देम आर सेकेंड टाइप कॉमा, या एंड करके लिख लो क्योंकि बहुत सारे लिखने की ज़रूरत नहीं। आर ऑफ देम are third type and rest of them are different। जो डिफरेंट है उनको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मान लिया उसमें अगर डिफरेंट वाले भी हैं बहुत सारे जो एक एक बार ही आए हैं,
तो उनका 1 फैक्टोरियल डिवाइड होगा, तो 1 फैक्टोरियल डिवाइड होने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। डिफरेंट आर, तो यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ परमुटेशन इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल का n फैक्टोरियल और उसमें से कम हो जाएंगे जो रिपीट हुए हैं, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब फार्मूला बन जाएगा ये। इसको हमें लर्न करना है कि अगर सारे के सारे n डिफरेंट हैं तो n फैक्टोरियल होता है नंबर ऑफ परमुटेशन, लेकिन अगर बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं तो उनके फैक्टोरियल से हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो वो, क्योंकि वो बार बार रिपीट होंगे ना, तो वो रिपीट वाले को हटाना पड़ेगा, और हटाना पड़ेगा तो फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए उसको डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अगर रिपीटिशन हो रहा है या बहुत बार कोई नंबर आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो उसको डिवाइड कर देना है। बात क्लियर है बच्चों यहाँ तक? एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका। पाँच मिनट और लूँगा मैं थोड़ा। Find the number of permutation. Find the number of permutation. Find the number of permutation of letter of the word pre-university. प्री यूनिवर्सिटी में कितने टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन होंगे वो हमें बताने हैं। तो यहाँ पर पहले सबको हम लिख लेते हैं कौन कितनी बार रिपीट हुआ है। जो दो बार हुआ उसको 2 बार लिख लेंगे। जैसे ऐसे लिख लिया करो, ऐसे समझ में आ जाएगा कि पी जो है वो 1 बार है, फिर आर है, फिर ई है, क्या ई रिपीट, पी आर ई यू एन वी, ई आया तो ई यहाँ पर लिख लिया, आर एस एस आई टी और वाई। तो ये इस टाइप से बन गए हमारे पास। कोई रिपीट तो नहीं हुआ या कोई अलग से नहीं लिख लिया 2 बार? सर आई भी 2 बार है। आई भी 2 बार लिख लेते हैं। ओके चलिए, अब देखिए तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 हो गए। उसमें रिपीटिशन किसके किसके साथ हो रहा है, आर के साथ, ई के साथ और आई के साथ। बाकी जो है वो 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगा, सर 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। बस इसी को छोड़ देते हैं, फैक्टोरियल के टर्म में भी हम छोड़ सकते हैं। अच्छा, इसी में अगर वो कह देता कि नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट कितने होंगे, मतलब इनका मतलब ये है कि प्री यूनिवर्सिटी को हम इतने नंबर ऑफ वेज से लिख सकते हैं। तो इसी का सेकेंड पार्ट अगर होता कि नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट कितने होते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट तो हमने ले लिए, नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट क्या होते हैं इसी वर्ड के प्री यूनिवर्सिटी के। तो ये एक सर 13 फैक्टोरियल नहीं, देखो मैं बताता हूँ क्या होगा। रीअरेंजमेंट का मतलब है ना कि टोटल जो है वो नंबर ऑफ परमुटेशन तो इतने ही मिलने वाले हैं,
उनमें से एक वर्ड ये भी तो होगा ना, प्री यूनिवर्सिटी, कि नहीं होगा ये वाला? जो ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमको ये मिले हैं Yes, 13 sir. फैक्टोरियल अपॉन 2 करके, तो इनमें से एक ये भी होगा, लेकिन इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट चाहिए। तो एक बार जेई में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जब वो कहेगा ना रीअरेंजमेंट, तो मतलब जो ये गिवन है ना ये नहीं चाहिए, इसके अलावा जितने अरेंजमेंट है वो चाहिए, मतलब इस वाले वर्ड को हटाना पड़ेगा। तो वन वर्ड हमारा प्री यूनिवर्सिटी एक और हो जाएगा, तो उसको हटाना पड़ेगा हमको। टोटल जो है, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज तो हो जाएंगे हमारे कितने, 13 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, बट वन वर्ड जो है वो कौन सा हो जाएगा, इज प्री यूनिवर्सिटी ऑल्सो। देन required number of rearrangement, required number of rearrangement इक्वल टू हो जाएगा 13 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 1।